सभी साहित्य प्रेमियों को प्यार भरा आदाब, नमस्ते। आज एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए हिंदी जगत के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास का अगला भाग लेकर के। इस उपन्यास को सभी लोगों तक साझा जरूर करें, जिससे गोदान उपन्यास का सभी लोग आनंद उठा सके और समकालीन परिस्थितियों को खुद ब खुद महसूस कर सकें। गोदान भाग 13। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माता जी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। ... बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। ही से पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खानड़ और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहां से आ गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगतराश सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिला जाता है, और उसके हाथ में तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगा। बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को न मिलेगी। मन में ऐंठ कर रह गया, इन बुड्ढों को उठा उठाकर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं।
बहुत कबड्डी खेल चुका है। पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी ना आता था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था खाकर पड़े। गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? उद्धरण। डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो ही जाए। और कोई माने या ना माने, मैं आपको फिलोसोफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूँ? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाए मिस्टर तनखा के साथ। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकारनाथ का है, मगर वह आज नजर ही नहीं आते। मिर्जा और मेहता भी नंगी देह केवल जांघिए पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर, खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मारकर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैंतरे बदल रहे हैं। इन हड्डियों में अभी बहुत जान है। इन लोगों ने जितना घी खाया है, उतना अब हमें पानी भी मयसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है। होता होगा, हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वह उधर वाले बुढ़े ने इसे दबोच लिया। बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकते बच्चा। एक को 3 लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे, उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धरपकड़ और उनके मरने जीने में सभी तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह कहे पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन शामियाने में ऊंचे दर्जे के टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद न मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी तरह राजी न होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मुआमला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं और उस पर एहसान भी रखते हैं।
क्यों न हो। उद्धरण। खन्ना ने कहा मारा, मानो यह कथन हंसने के ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूंगा। हमने उनकी जायदाद रेहन रख ली है और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। उद्धरण। मैं अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें। कमीशन ले लीजिएगा। उद्धरण। उस कोठी का सुबीते से निकलना जरा मुश्किल है। आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं। उद्धरण। राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए। बोले, रुपए की थैलियां खोल देंगी और एक एक वोट पर एक एक अशफी चढ़ने लगेगी, तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। उद्धरण। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है। उद्धरण। जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज है। लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जन सेवा की है।
तैयार हूँ। उद्धरण, मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है। कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था, वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुंचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पाटर खेलना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है। नहीं, हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थीं। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा है। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को जो आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे, वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए आ रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है कौन तमाशाई। सब एक गड़मड़ हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्लयुद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं, तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है। आंखें बीर बहुती बनी हुई हैं। पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है। बाजी ड्रॉ रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची न बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते। मालती और आगे बढ़ी, ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कह दें, ची बोलें, मैं अभी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही। उद्धरण, आप न छोड़ेंगे। उद्धरण, उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बार भी
हैं, रोशन ख्याल हैं और भी उनमें कितनी खूबियां हैं। लेकिन मैं अपनी जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं, या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं, जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दे, अपने प्रेम और त्याग से। उद्धरण। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए, तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूं। शायद कभी तकदीर जागे।